हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं CL चौधरी यूपी PCS का आज लेक्चर 3 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज चर्चा करूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आज की क्लास में। जैसा कि देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसकी हम बात करें तो दुनिया में ये कोई देश है। जब ये कोई एक देश है तो यहाँ 3 काम होता है। पहला काम होता है प्रोडक्शन, दूसरा काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा काम होता है कंजप्शन, उपभोग। अब उत्पादन क्या है? तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को मानव के लिए उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। अब उत्पादन क्यों किया जाता है? जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें उपयोगिता डाली जाती है। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें उपयोगिता डाली जाती है, और जब उत्पादन को व्यक्ति खरीद कर उपभोग करता है तो जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता समाप्त की जाती है। उपयोगिता क्या की जाती है? समाप्त की जाती है। उत्पादन में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उपयोगिता का क्या करते हैं? सृजन करते हैं, जबकि उपभोग में उपयोगिता को समाप्त करते हैं। मान लीजिए ये मार्का बने दिल्ली में, और दिल्ली में ही रह जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली से आया इलाहाबाद हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलाहाबाद में किसी शोरूम में रखा रहे तब भी इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये वहां से दुकान में चला गया, अब वहां दुकान में रखा है तब भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति उसे खरीद ले, जैसे मार्का बने दिल्ली में रह जाए कोई मतलब नहीं, दिल्ली से आया इलाहाबाद हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, और इसे हमने खरीद कर बोर्ड में लिख दिया, ये हो गया उपभोग। उत्पादन देखिए 2 तरीके का होता है। एक होता है वस्तु का, दूसरा होता है सेवा का। वस्तु में जैसे टीवी, पंखा, ये तमाम टीवी, पंखा, कूलर ये सब आएंगे जिसे आप छू सकें, देख सकें, ये वस्तु है। सेवा वो है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये सब सेवा करते हैं। इसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो वस्तु उसे है जिसे छू सके, देख सके, पकड़ सके, वो क्या है? वस्तु। जैसे टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, बोर्ड, मार्का, ये सब चीजें। सेवा क्या है? जिसे न छू सके, न देख सके, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, ये सब। अब टिकाऊ वो है जिसे कई बार यूज करें, बार बार यूज करें, बार बार प्रयोग करें, बार बार प्रयोग करें, वो टिकाऊ है। जिसे एक बार प्रयोग करें, गैर टिकाऊ है। गैर टिकाऊ एक बार, जैसे ये बोर्ड है, मान लीजिए इसमें हम 1 बार पढ़ाते हैं, 2 बार पढ़ाते हैं, 3 बार पढ़ाते हैं, 4 बार हमेशा पढ़ाते हैं, खराब नहीं होता। ये सब क्या है? टिकाऊ है। ये सब क्या है? टिकाऊ है। जबकि गैर टिकाऊ से कहते हैं जिसे केवल 1 बार प्रयोग करें। जैसे पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, अगर 1 बार खाना खा लिए तो दोबारा उसे खा पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो पेट में चला गया, गैर टिकाऊ है। तो अब देखिए हम इसकी परिभाषा करें कि एक देश के अंतर्गत, इसे आप नोट भी करते चले, बड़ा सिस्टम से सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, और PCS में ये हर बार 1-2 प्रश्न यहां से हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमेशा 1-2 प्रश्न यहां से आता है। तो देखिए, जब किसी देश में उत्पादन कितने प्रकार का होता है? 2, वस्तु और सेवा। वितरण मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कंजप्शन, ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। गुड्स, सर्विस, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। तो कहने का मेरा मतलब, जिसे एक बार यूज करें वो गैर टिकाऊ होगा,
जिसे बार बार यूज करें वो टिकाऊ। तब इसकी परिभाषा करें कि एक देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, मतलब एक देश के अंतर्गत जब उत्पादन, वितरण और उपभोग ये तीनों प्रक्रिया संपादित की जाती है तो उसे हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब कुछ परिभाषा है। सीमित संसाधन के बीच में, सीमित संसाधन के बीच में असीमित सीमित संसाधन के बीच में सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकताओं, सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना अर्थशास्त्र है। कहने का मतलब कि इस दुनिया में हर चीज सीमित है, समय सीमित है, पैसा सीमित है, सब कुछ सीमित है। सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना अर्थशास्त्र कहलाता है। क्योंकि अगर साधन सीमित ना होते, असीमित होते तो हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सीमित संसाधन है और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स है, वो असीमित है। तो सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जान लें कि मांग किसे कहते हैं। डिमांड, मांग क्या है? मांग इच्छा, क्रय शक्ति, उपयोगिता। दुनिया में किसी भी वस्तु को आपको डिमांड करना है, मांग करना है। जब आप किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उसके लिए आपके पास ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपके मन में होनी चाहिए किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। अब जैसे मान लीजिए रात में आप सोए हुए, सुबह आपकी आंख खुली और मन कहा मैं रसगुल्ला खाऊंगा। चलिए भाई, आपका मन कह दिया कि हम रसगुल्ला खाएंगे। सबसे पहले आपके मन में आ गई इच्छा। अब रसगुल्ला खाएंगे, इच्छा हो गई। अब किसी दुकान में जाएंगे भाई, आप किसी के दुकान गए, उनसे कहे भैया 2 पीस रसगुल्ला दे दो। उन्होंने कहा लो भाई। आपने पूछा कितने रुपए पीस है, तो उसने बताया कि भाई ये 20 रुपए पीस है। जेब में आप हाथ डाले, पता चला पर्स घरे में भूल गए, तो क्या आप रसगुल्ला खा पाएंगे? नहीं। तो क्रय शक्ति, मुद्रा, इच्छा भी होनी चाहिए, क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। चलिए अच्छा, इच्छा भी है, क्रय शक्ति भी है, लेकिन आप जब मार्केट गए तो आप शुगर के पेशेंट, जीभ लपर झपर कर रही है, लेकिन आप रसगुल्ला खाने के लिए असमर्थ है क्योंकि शुगर के पेशेंट है। तो साथ में उपयोगिता भी होनी चाहिए। दुनिया में किसी भी वस्तु की अभी 3 में से एक को भी हटा दो तो आप मांग नहीं कर सकते।
कभी कभी पैसा भी होता है, उपयोगी भी होती है, लेकिन इच्छा नहीं होती। कभी कभी इच्छा भी होती है, पैसा भी होता है, उपयोगी नहीं होती। कभी कभी उपयोगी होती है, इच्छा होता, पैसे नहीं रहता। ये तीन में से एक को भी हटा देंगे तो आप किसी भी, जैसे इस समय अब आपकी इच्छा भी है, पैसा भी है, लेकिन गर्मी का मौसम में कहा जाए भैया स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, पहनोगे? नहीं पहनोगे, कभी नहीं पहनोगे, क्योंकि उपयोगी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि दुनिया में किसी भी वस्तु को मांग करने के लिए ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं मांग के नियम की। मांग का नियम, डिमांड ऑफ लॉ, मांग का नियम। इसका प्रतिपादन मतलब जनक मार्शल माने जाते हैं। इसके जनक मार्शल माने जाते हैं। मार्शल कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। आप ध्यान दीजिए, मार्शल कहते हैं किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, कीमत बढ़ जाए तो मांग घट जाएगी और कीमत घट जाए तो मांग बढ़ जाएगी। ऐसा मार्शल का मानना है कि किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। जैसे आप मार्केट जाइए और घर से ये सोच कर जाइए कि यदि 10 रुपए का 5 किलो आलू मिलेगा 20 रुपए का तो मैं खरीद लूँगा। अब वहाँ गया भाई, उसने कहा भैया 100 रुपए का है 5 किलो, तो आप कहिए भैया 1 किलो दे दो। कीमत बढ़ गई, मांग घट गई। लेकिन मार्शल एक बात और कहते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें, यहाँ अन्य बातें का मतलब रुचि, फैशन, दिखावा, अगर ये स्थिर है तभी ये नियम काम करेगा, अन्यथा यह नियम काम नहीं करेगा। जब ये स्थिर रहेगा तभी, जैसे भाई आपकी रुचि है, फैशन है, दिखावा है, तो वहां पे ये नियम काम नहीं करेगा। ये केवल उसी कंडीशन में काम करेगा जब अन्य बातें स्थिर रहे। तो आप समझ लीजिए मांग का नियम किसने दिया? मार्शल ने। तो सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना किसका कथन है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, ये किसका कथन है? ये मतलब किसने नियम दिया? तो मार्शल ने दिया। चलिए इसे आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आगे बढ़े, डायग्राम के माध्यम से भी समझा रहा हूं। YOX ये सप्लाई वक्र है, ये डिमांड वक्र है। यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। इधर मांग है, इधर पूर्ति है। ये संतुलन का बिंदु है, संतुलन का बिंदु।
मार्शल कहते हैं, मान लीजिए ई पॉइंट है, मार्शल मानते हैं कि जहां पर मांग और पूर्ति, मतलब विक्रेता जहां पर देने के लिए एकदम राजी हो जाए, जहां पे क्रेता खरीद ले, मांग और पूर्ति जहां एक दूसरे को काटते हैं, उसी को मार्शल ने संतुलन का बिंदु कहा। वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है, यहीं पे कीमत का। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए और आपको एक बैग खरीदना है, दुकानदार ने कहा भाई बैग है 2000 का, आपने कहा भाई 1000 का, उसने कहा भैया 1500, आप कहिए भैया, जैसे आप कहेंगे भैया बस 1100 से ज़्यादा नहीं देंगे, वो कहेगा भैया हम 1400 से कम नहीं लेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा 1200 ले लो, वो कहेगा भैया 1300 ले लो, तो आप कहोगे ना भैया आपका ना हमारा 1250। तो जहाँ पे आप सामान का क्रय एवं विक्रय कर लेते हैं, वहीं पे क्या होता है, संतुलन का बिंदु होता है। आगे हम बात करते हैं। यदि कीमत स्थिर हो और मांग घटे बढ़े, YOX D1 E1 E Q1 YOX डिमांड P1 Q1 E1। ध्यान से समझिएगा डायग्राम को। यदि कीमत स्थिर हो, फिर भी मांग, देखो कीमत तो ये फिक्स है, लेकिन कभी मांग इतनी हो जा रही है, कीमत फिक्स है, कीमत फिक्स है, लेकिन कभी इतनी मांग हो रही है, कभी इतनी मांग हो रही है, बढ़ जा रही है। जब कीमत फिक्स होने पर मांग में वृद्धि और कमी हो, तो इसे बोला जाता है मांग में वृद्धि और कमी। मांग में वृद्धि और कमी। और यदि कीमत के घटने बढ़ने के साथ, कीमत घटने बढ़ने के साथ मांग भी घटे बढ़े, तो इसे कहेंगे मांग में विस्तार और संकुचन। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। नॉर्मली किसी किताब में जल्दी पाएंगे नहीं आप। यहां कहने का मतलब कि कीमत फिक्स हो, देखो कीमत तो ये फिक्स है, कभी मांग इतनी हो जा रही, कभी मांग इतनी हो जा रही है, कभी E1 पॉइंट पे, कभी E1। तो इसे क्या नाम, यही पूछेगा कि कीमत फिक्स होने पर मांग में घटे और बढ़े, तो उसे क्या कहेंगे, 4 ऑप्शन बना देगा, तो उसे मांग में वृद्धि और कमी कहेंगे। फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि कीमत घटने और बढ़ने के साथ, कीमत घटने और बढ़ने के साथ यदि मांग घटती और बढ़ती है, तो उसे क्या कहेंगे, तो कीमत घटने और बढ़ने के साथ जब मांग घटता बढ़ता है, तो उसे मांग में विस्तार और संकुचन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुल उत्पादन, इसको टोटल प्रोडक्शन TP, सीमांत उत्पादन, MP, मार्जिनल प्रोडक्शन, औसत उत्पादन,
एवरेज प्रोडक्शन एपी। कुल उत्पादन का मतलब जितने श्रमिक लगे हैं उसके द्वारा किया गया उत्पादन। सीमांत उत्पादन एक, मैं पिछले भी जब आपको शब्दावली पढ़ा रहा था तो बताया भी था कि एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जितने श्रमिक लगाए हैं टोटल प्रोडक्शन से भाग दे देंगे तो जो निकलेगा औसत उत्पादन। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं हम लोग कैसा होता है। YOX ये TP है टोटल प्रोडक्शन, ये MP है MP। सॉरी, फिर से इसको मैं बना दूं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। YOX ये टोटल प्रोडक्शन, ये MP है मार्जिनल प्रोडक्शन, ये AP है एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन, या औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन। इसका मतलब यह है कि दुनिया में किसी भी वस्तु का एक संसाधन का एक लिमिट के बाद प्रयोग करते हैं तो प्रोडक्शन डिक्रीज करने लगता है। जैसे मान लो किसी के भूख लगी है, 1 गिलास पानी पिए तो भूख और बढ़ जाएगी, और ये भूख और बढ़ जाएगी, 2 गिलास पिए और 3 गिलास पिए और 4 गिलास पिए और 5 गिलास, तो उसका जबरदस्ती पिएगा तो ये उल्टी कर देगा, टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कुल उत्पादन गिरता है, तो हाँ, एक सीमा के बाद कुल उत्पादन गिरने लगता है। कि फिर पूछेगा कि औसत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है, तो देखो इस लाइन के OX के नीचे आए तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, शून्य, ऋणात्मक। यहाँ पे शून्य, यहाँ पर ऋणात्मक। औसत देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, उत्पादन गिरेगा, गिरता है एक सीमा के बाद, औसत उत्पादन कभी शून्य नहीं हो सकता, पूछेगा कभी शून्य नहीं होगा, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है। तो यही प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। कुल उत्पादन एक सीमा के बाद गिरता है, औसत उत्पादन कभी शून्य नहीं हो सकता है, और सीमांत उत्पादन एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद वो गिरने लगता है। तो कुल उत्पादन आप बता दिया कि जितने श्रमिक हैं और उसके द्वारा किया गया उत्पादन। सीमांत उत्पादन एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव। औसत उत्पादन टोटल श्रमिक और प्रोडक्शन से भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसे औसत उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको इस लेक्चर में अर्थव्यवस्था की जो मांग क्या है, पूर्ति क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया। ये बहुत ही थोड़ा सा यहाँ से एक आध प्रश्न बना देता कभी कभी, इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया। अब इसके बाद मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्रम से लेक्चर 3 के बाद 4, 5, 6 इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक, अभी तक मैंने जो आपको बताया वो आपकी इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद में आपको टॉपिक समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन, HDI, PQLI क्या है, समावेशी विकास क्या है, पोषणी विकास क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, बेरोजगारी क्या है, टैक्स क्या है, ऋण क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, मुद्रा क्या है, RBI क्या है, फिर इसके क्रम में मैं पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज के मित्रों क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।